नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में दो दौर के मुकाबले तीसरे दौर में कम मतदान, 53.53% लोगों ने डाले वोट। महागठबंधन और एनडीए के नेताओं ने किए जीत के दावे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कबूली आतंकवादियों की मदद की बात। लादेन, जवाहिरी और सईद को बताया हीरो। भारत ने कहा पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने। एफटीआई छात्रों की 139 दिन से पुरानी हड़ताल खत्म। गजेंद्र चौहान का विरोध जारी रखने का ऐलान। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा संस्थान के हित का रखेंगे ध्यान। फेसबुक के सीईओ ने किया नेट निरपेक्षता का समर्थन। कहा मुफ्त में इंटरनेट देना नामुमकिन, दुनिया को जोड़ने के लिए भारत को बताया महत्वपूर्ण बाजार। नेपाल को मिली पहली महिला राष्ट्रपति, सत्तारूढ़ दल की उम्मीदवार विद्या देवी भंडारी ने कुल बहादुर गुरंग को दी 113 मतों से शिकस्त। कई दलों का मिला समर्थन। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में तीसरे दौर का मतदान शांतिपूर्ण रहा है और त्योहारों के चलते लंबे अंतराल के बाद हुए इस दौर में लोगों ने अपने अधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। 6 जिलों में हुए मतदान में 53% से ज्यादा वोट डालने की खबर है। इस दौर में करीब 1,45,00,000 मतदाता थे, जिन्हें 808 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना था। इस चरण में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों, महुआ से तेज प्रताप यादव और राघोपुर से तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर है। इसके अलावा पटना साहिब सीट से बीजेपी नेता नंद किशोर यादव, जेडीयू के 2 मंत्री, फुलवारी सीट से श्याम रजक और नालंदा सीट से श्रवण कुमार की किस्मत भी इसी चरण में अब ईवीएम में कैद हो गई। The average turnout is 53.32%. 53.32. Yeah. And in last assembly election it was 50.08%. And in last Lok Sabha election it was 50.27%. During this phase, the percentage for male and female has been like this: the 52.50 for male and 54% for the female voters. तो बिहार में तीसरे दौर में मतदान शांतिपूर्ण रहा है और कहा जा सकता है कि इस दौर में 2010 की तुलना में थोड़ा सा वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है। बुधवार को तीसरे दौर का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जहां एक ओर आम जनता में खासा उत्साह देखा गया, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के कई बड़े चेहरे भी अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करते दिखे। एनडीए की ओर से छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी, तो पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने वोट डाले। पूरे बिहार में बदलाव की जबरदस्त लहर चल रही है। बिहार की जनता इस बार जात पात से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए आगे आ रही है। 2/3 की बहुमत से हमारा लीड है और ये तीसरे चरण में मेरा विश्वास है कि ये 3/4 की बहुमत तक जाएगा और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मतदान किया, जबकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ पटना में वोट डालने पहुंचे। मैंने अपना वोट डाल दिया है और वोट डालने के लिए हम यहाँ आए हैं और वोट डालने के बाद हम आगे के चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। बिहार हम लोग स्वीप कर रहे हैं, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ी है और तीसरे दौर के 6 जिलों की 50 सीट पर चुनाव अब पूरा हो चुका है। अब बारी है चौथे और 5वें दौर की, जहां 1 नवंबर और 5 नवंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तीसरे दौर के मतदान पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं अजय कुमार, जो कि संपादक है विशेष प्रभात खबर से। अजय, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
सबसे पहले तो मैं इस दौर में जो मतदान परसेंटेज इस वक्त निकल कर आ रहा है 2010 से अगर मैं तुलना करूं तो महज 3 या 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप देखें कि जिस तरह से इसमें प्रचार को लेकर नेताओं का यहाँ दौरा हो रहा है, वो सभी पार्टियों की ओर से जिस तरह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, लोगों से संवाद करने की जो एक कोशिश की गई है, उसकी तुलना में आप देखें तो शायद वोट परसेंटेज उस तरीके से नहीं बढ़ पाया है। पहले चरण में जहां 57% था, दूसरे चरण में 55 के आसपास हुआ और वो घट के 53.32 के पर ठहरा हुआ है। तो आप देखें कि अगर आप लोकसभा या 2010 के तुलना में तो आपको जरा सा इजाफा दिखेगा, पर जिस हिसाब से जिस अनुपात में प्रचार किया जा रहा है, लोगों को से ये अपील की जा रही है कि वो वोट दें, या जिस लहर की बात की जा रही है कि वो आए और वोट दें और अपनी पसंदीदा सरकार बनाएं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है और सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि आप देखें कि आखिर लोग टर्नअप क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वो बूथ तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 70% ये लक्ष्य रखा था कि इस बार हमें चुनाव में लोगों को मतदान का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंचना है, लेकिन शायद अभी तक वो फासला बना हुआ है और काफी फासला है जी। और क्योंकि ये जो थर्ड दौर था, कहा ही जा रहा था कि बहुत ही क्रूशियल है दोनों ही गठबंधनों के लिहाज से और बहुत ही कांटे की टक्कर इस थर्ड राउंड में दिखेगी, इसीलिए शायद चुनाव प्रचार में इतना तीखापन था। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का उस उम्मीद के लिहाज से ऊपर न जाना आखिरकार किस तरीके के संकेत दे रहा है? जी देखिए, जहां तक दावे की बात है, वो दोनों ही पक्ष की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम स्वीप करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रेंड फर्स्ट फेज में या सेकेंड फेज में वो दिखा, जो बातें आ रही हैं नीचे लेवल से, वो लगता है कि वो उसी ट्रेंड को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें बहुत उस तरह से कोई व्यापक पैमाने पर बदलाव या उसकी दिशा कोई ऐसी हो जाए जो कि वो एक नए आयाम आपके सामने ले आए, मुझे लगता है कि उस तरह की बातें अभी तक नहीं आ पाई हैं। तो अब चौथे और पांचवें फेज में देखना होगा कि किस तरह से वहां एक्ट करते हैं वोटर्स। और इस तीसरे दौर में अगर देखें, आज दिन भर आपकी नजर रही होगी अलग अलग इलाकों में, क्या बड़ा मुद्दा निकल कर आया जो कि शायद वोटर को मतदान स्थल तक ले गया या फिर उन्होंने जाहिर किया अपने मताधिकार को? नहीं ले गया जी। मुझे कमोबेश हर जगह से एक ही बात आ रही है कि वो बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं, वो विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन्हें बुनियादी चीजें चाहिए, पानी, सड़क, बिजली, और सबसे बड़ी बात कि जो रोजगार चाहिए। आप देखें कि कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां से लोग बाहर हैं और शायद वो वोट देने नहीं आ पाए हैं। तो इसका भी एक कारण हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं वो वोट परसेंटेज में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन लोगों की जो आकांक्षा है, उनकी जो कामना है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, उन्हें रोजगार एक नंबर पर चाहिए, उनका जो गांव है, उनके जो आसपास जो सिंचाई की जो व्यवस्था है, वहां पानी नहीं है, तो ये बुनियादी चीजें हैं जहां उनको सामना करना पड़ रहा है हर दिन। और अजय, क्या ये माना जाए कि जो इस फेज में इलाके थे, जो 6 जिले दिख रहे थे, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर वहाँ लोग हैं वो कि माइग्रेंट हैं जो कि अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, क्या ये चुनाव उनको वापस अपने राज्य में नहीं खींच पाया, या वो लोग आने में असमर्थ रहे, या फिर इच्छा कुछ और रही, या फिर जिस तरीके का चुनाव प्रचार रहा शायद उन्होंने खुद को दूर रखने समझा? ये बिल्कुल ये लगता है ऐसी बातें कि जो आकर्षण है, जो आकर्षित हो सकते थे, या जो आकर्षण उनका था पॉलिटिकल पार्टियों का जो एजेंडा है, उससे उन्हें बहुत ही उस तरह से प्रेरित नहीं हो पाए। वो जो वोट का परसेंटेज है, पहली बात तो पहली नजर में जो दिख रही है वो ये है। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जिस तरीके से वोट का एक ट्रेंड जो आ रहा है सामने, उसमें आप पटना की ही बात करें अगर, तो यहाँ जो जिस हिसाब से सबसे, अगर राजधानी है तो यहाँ सबसे ज्यादा टर्नअप होना चाहिए था वोटर्स को, लेकिन वो परसेंटेज में बाकी 5 जिलों की तुलना में 1-8% कम ही है। तो ये मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या इस तरह के जो शहरी जो तबका है, वो अभी भी अपने आप को शायद नहीं जोड़ पा रहा है जी। तो ये एक बहस और चिंता दोनों की बात है। बिल्कुल, कुछ पार्टियों के मैं कहूं कि माथे पर
चिंता की लकीरें ज़रूर खिंच सकती हैं इस परसेंटेज को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया जस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बड़बोले मुशर्रफ का विवादित बयान, लादेन और हाफिज सईद को बताया पाक हीरो, भारत ने दिया करारा जवाब। देखिए पहली खबर, भारत का जवाब, रात 8 बजे। आतंकवादियों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहा है। ये सच पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार किया है। पाकिस्तानी चैनल दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू में मुशर्रफ ने लादेन, जवाहिरी, हक्कानी और हाफिज सईद को पाकिस्तान का हीरो बताया। आखिरकार पाकिस्तान ने वो सच स्वीकार कर लिया जिससे वो इनकार करता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद को हवा देने के लिए लश्कर जैसे संगठनों को पैसा और ट्रेनिंग दी गई। देखिए, वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे। पूर्व सेना प्रमुख ने माना कि पाकिस्तान अपने हितों के लिए भारत और अफगानिस्तान में आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन, अयमान अल जवाहिरी, जलालुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान में प्रभाव जमाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये जवाहिरी हमारा हीरो था। पूर्व राष्ट्रपति ने माना कि अब स्थितियां बदल गई हैं और ये आतंकी पाकिस्तान के ही दुश्मन बन गए हैं। ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो इस वक्त इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बंद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद इफेक्टेड हैं, हम खुद विक्टिम हैं इनके। इधर भारत सरकार ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। पूरे विश्व को मालूम है कि पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करता है और आतंक को बढ़ावा देता है। ऐसा सभी प्रूफ हमने भी अपना संयुक्त राष्ट्र में भी दिया है और पूरी दुनिया ने अभी तो मान चुका है। अभी परवेज मुझसे माने नहीं माने, लेकिन पूरी अब दुनिया जानती है कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तानी है। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ओसामा बिन लादेन सब उन्होंने तैयार किया सर। राजनीतिक दलों ने भी इस सच को दुनिया के सामने ठोस तरीके से रखने की मांग की है। ये पहली बार राष्ट्रपति रहे पद पे बैठे व्यक्ति ने स्वीकार किया है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसको पूरी मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए। इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी खड़ा करना चाहिए इस मामले को, कि साहब देखिए, आतंकवाद के फैलाने का एडमिशन अगर आता है पाकिस्तान से तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार भी ये कह चुके हैं कि ओसामा पाकिस्तान का मेहमान था और शीर्ष नेतृत्व को इसकी पूरी जानकारी थी। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज कई अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा समेत आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई। कल भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजन में नरेंद्र मोदी 54 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजन के पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात की। इनमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे, घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा
और नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी समेत 19 अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों को हर मसले पर सहयोग का वादा किया। Prime Minister, on his part, met 19 heads of state or government. So that was a total of 31 bilateral meetings, which must be some kind of a record, I would imagine. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सूडान, कांगो, सिएरा लियोन, नाइजर समेत 12 अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और आतंकवाद के मुद्दे पर सहमति बनाने का प्रयास किया। Reforming the UN, which was formed 70 years ago, and right now the composition and the rules that is governing the most important UN organs, including the UN Security Council, are not satisfactory to many countries, with Indians figuring in the world as an important economic and highly populated country. भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए सुषमा स्वराज ने इंडिया अफ्रीका बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। भारत और अफ्रीका ने आर्थिक विकास में साझेदारी बढ़ाने की पेशकश की। Trade and economic exchanges between India and Africa are a vital component of our all-round relationship with the rising continent. A total trade figure of about $72 billion in 2014-15 seems impressive, since it signifies more than a tenfold growth in a decade. However, it is still well below its potential, considering the size of India and Africa. भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में 54 देशों के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। उनकी भागीदारी से आपसी रिश्तों में नई शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक का मानना है कि भारत में कारोबार करना पहले से आसान हुआ है। व्यापार सहूलियत मामले में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में भारत बीते साल के मुकाबले 12 स्थान ऊपर पहुंचा है। भारत में 2004 में नया कारोबार शुरू करने में 127 दिन लगते थे, वहीं 2015 में अब ये संख्या घटकर 29 दिन है। वित्त मंत्री अरुण जेटली मानते हैं कि आने वाले वक्त में हालात और बेहतर होंगे। भारत के कारोबारी माहौल में सुधार हो रहा है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। विश्व बैंक की आसानी से कारोबारी माहौल वाले देश की सूची में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 189 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 12 पायदान सुधरकर 130 हो गई है। बीते साल भारत 142वें पायदान पर था। Grateful for that the World Bank has taken this into consideration. Last month, even the World Economic Forum had increased India's ranking in the ease of doing business. Now the World Bank has increased the ranking significantly. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया कि कारोबार में सुगमता के पैमाने पर भारत की स्थिति में अगले साल और सुधार होगा। 12-point ranking doesn't really reflect the true ease which has come, because it is as of 1st June, and those actions which have already been implemented, and therefore there are a large number of steps which we have taken and are in the process of taking, which I think will be effectively represented in next year's rating. विश्व बैंक का मानना है कि सुधारों की रफ्तार ऐसी ही जारी रही तो भारत कुछ सालों में दुनिया के मजबूत आर्थिक आधार वाले देशों में शामिल हो जाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कारोबारी लिहाज से सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ब्रिटेन और अमेरिका का स्थान आता है। चीन को 84वां और पाकिस्तान को 138वां स्थान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एफटीआईआई के छात्रों ने 139 दिन से जारी अपनी हड़ताल वापस ले ली है। छात्र संगठन का कहना है कि वो शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, लेकिन दूसरे तरीकों से अपना विरोध जारी रखेंगे। 12 जून को हड़ताल शुरू होने के बाद से छात्रों और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन गतिरोध खत्म करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी। छात्र एफटीआईआई के अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान और सोसाइटी के 4 सदस्यों को हटाने की मांग कर रहे हैं। That our academics will go forward from now on. It will speak of what we have learnt in these 139 days in multiple means, in multiple ways, in the protests that we will continue to do despite going back to our academics. ये एफटीआईआई के जो विद्यार्थी हैं उनका जो निर्णय है वापस क्लासेस में जाने का, उसका स्वागत करते हैं। अभी तक 5 राउंड वार्ता स्टूडेंट्स के साथ हुई थी।
FTII को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनाने के लिए सरकार कमिटेड है और उसके लिए स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। और इस बीच 10 कलाकारों ने FTII छात्रों के आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। इसमें फिल्म निर्देशक दिबांकर बनर्जी और आनंद पटवर्धन के अलावा हरिनारायण, हर्ष कुलकर्णी, निष्ठा जैन, लिपिका सिंह समेत कई हस्तियां शामिल हैं। To give this protest a fair hearing and a fair solution. Through my humble return of this August Award and knowing fully well that I and we will be ridiculed and probably insulted and probably criticized for our actions, in all humility, I aim to speak for all Indians who want our classrooms to become a true source of learning and not of mediocrity. फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने साफ किया कि उनकी कंपनी नेट निरपेक्षता का समर्थन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने में जुटी है। जुकरबर्ग IIT दिल्ली में छात्रों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने भारत में दिलचस्पी के सवाल पर कहा कि सोशल मीडिया के लिहाज से भारत महत्वपूर्ण बाजार है और दुनिया को जोड़ने का मिशन भारत के बिना पूरा नहीं हो सकता। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने साफ किया कि उनकी कंपनी नेट निरपेक्षता को लेकर ओपन फ्रेमवर्क बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने नेट निरपेक्षता के लिए लॉबिंग जारी रखने की भी बात कही। जुकरबर्ग ने IIT दिल्ली में छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि सभी लोगों को पूरी तरह से मुफ्त में इंटरनेट देना मुमकिन नहीं है। Internet.org and Facebook 100% support net neutrality. We lobby for it across the world. We build an open platform with no filtering. You guys should count on us to be supportive of that. But at the same time, I think we should all make sure that we also continue to push for access because that is extremely important. सोशल मीडिया के नजरिए से भारत दुनिया का महत्वपूर्ण बाजार है। छात्रों से रूबरू होते हुए जुकरबर्ग ने इस बात को स्वीकार किया। भारत में 13 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। जुकरबर्ग का कहना है कि भारत में हर शख्स को इंटरनेट से जोड़े बिना दुनिया के सभी लोगों को जोड़ने का मिशन अधूरा है। India is the world's largest democracy. It's one of the biggest countries where if you really have a mission of connecting every person in the world, you can't do that without helping to connect everyone in India. फेसबुक नेट निरपेक्षता के समर्थन के लिए internet.org के नाम से मुहिम चला रहा था, जो अब फ्री बेसिक्स के नाम से जारी है। जुकरबर्ग ने इंटरनेट को रोजगार और गरीबी दूर करने का बड़ा जरिया बताया। उन्होंने अफ्रीका की तर्ज पर भारत में भी स्कूलों में इंटरनेट प्रसार के लिए काम करने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थ भाई चौधरी ने कहा है कि देश में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए जरूरी फंड को गृह मंत्रालय मुहैया कराएगा। पुलिस ट्रेनिंग संस्थानों के प्रमुखों की संगोष्ठी के उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये बात कही। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और जनता के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए देश भर के आला पुलिस अधिकारी बुधवार को दिल्ली में इकट्ठे हुए। मौका है 34वीं पुलिस संगोष्ठी का, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थ भाई चौधरी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि पुलिस सुधारों के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। और ग्रांट देते हैं तो उनको राज्य भी देते हैं और हमारा होम डिपार्टमेंट भी देता है, और उसमें जो भी फंड की आवश्यकता है और कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता है, हमारा होम डिपार्टमेंट उसके लिए तत्पर है। और मुझे विश्वास है अगले दिनों में अपना लॉ एंड ऑर्डर में पूरे देश में अच्छा काफ़ी सुधार होगा। हरिभाई चौधरी ने देश में आतंकवाद, नक्सलवाद के अलावा बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को बेहतर संसाधनों से लैस होने पर जोर दिया। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस सुधारों से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी। Discussions during the training symposium would lead to germination of new ideas, concepts, innovations, which will provide the much needed impetus to police training in India and also lead us to take a step forward to the concept of smart policing initiated by Honorable Prime Minister. पहली बार दिल्ली में आयोजित ये संगोष्ठी 2 दिन चलेगी। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए अब तक 17 राज्य कानूनों में बदलाव कर चुके हैं। प्रधानमंत्री भी स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दे चुके हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी।
विद्यादेवी भंडारी नेपाल की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इस पद पर आसीन होने वाली वो पहली महिला हैं। CPN UML की नेता भंडारी ने आज हुए चुनाव में नेपाली कांग्रेस के कुलबहादुर गुरुङ को मात दी। 54 साल की भंडारी को 327 वोट मिले, जबकि गुरुङ को 214। भंडारी नेपाल की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं और वो रामवरण यादव का जगह लेंगी, जो 2008 में देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। CPN UML की ये दूसरी बड़ी जीत है। कुछ दिन पहले ही पार्टी नेता KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री चुने गए थे और नेपाल के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अब शनिवार को होना है। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।